जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवंबर मंथ से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब ये फातिमा बॉस ने जीत लिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखो, जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है 2025 की, इसका 74वां संस्करण है और थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजन किया गया। ये जीता किसने है? तो फातिमा बॉस ने, और ये मैक्सिको की हैं। ठीक है, भारत की तरफ से भाग लिया था मनिका विश्वकर्मा ने। और इससे पहले 73वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? विक्टोरिया केजोर थीलवेंग, ये डेनमार्क की थी। ठीक, जो मिस यूनिवर्स है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 1952 में और दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स बनी अर्मी कुसेला, ये फिनलैंड देश से हैं। ठीक है, और पहली भारतीय मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? सुष्मिता सेन ने 1994 में। फिर दूसरी भारतीय मिस यूनिवर्स का खिताब जीता लारा दत्ता ने 2000 में। और तीसरी भारतीय मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाथ संधू ने 2021 में। ठीक है, अभी तक 3 ही भारतीय हैं जिनने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई एयर शो 2025 में भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व नवंबर 2025 में किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय सेठ ने। देखो दोस्तों, जो दुबई एयर शो है ना, यह एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय एयर शो है। इसका आयोजन किया गया दुबई में और भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है ये संजय सेठ ने किया है। संजय सेठ कौन है? विदेश एवं रक्षा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, और इस शो में लगभग 150 देशों के 1500 प्रदर्शकों से अधिक भाग लेते हैं और इसमें भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इनको किस उपनाम से जाना जाता था? बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो धर्मेंद्र को ही मैन कहा जाता था, इनको गरम दरम भी कहा जाता था और धर्मजी भी इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये तीनों उपर्युक्त नाम किसके हैं? धर्मेंद्र जी के नाम हैं। ठीक है, तो डिटेल समझो। एक बार इनकी अब्बा उड़ी थी कि निधन हो गया है। ठीक है, लेकिन इनका निधन कब हुआ है? 24 नवंबर को। फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता थे धर्मेंद्र सिंह और 89 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया। पूरा नाम क्या है? धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। इनका जन्म हुआ था पंजाब के लुधियाना में, एक नसराली जगह है यहाँ पर, और 1935 में इनका जन्म हुआ था। इनने अपनी पहली फिल्म करी थी 1960 में। ठीक, मतलब 25 वर्ष की आयु में इनने अपनी पहली फिल्म कर ली। कौन सी थी? दिल भी तेरा हम भी तेरे। आखिरी फिल्म कौन सी है? 21, जो कि अभी रिलीज होना है। ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और बीजेपी पार्टी से बीकानेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं 2004 से 2009 तक। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पद्म पुरस्कार, जो कि 2012 में मिला। फिर 1990 में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला इनको। 97 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और इनको दोस्तों इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिक्की ने वर्ष 2006 में लिविंग लीजेंड अवार्ड से भी सम्मानित किया। तो धर्मेंद्र जी के बारे में ये सारे फैक्ट याद रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ से 1 नंबर पक्का दिख रहा है। ठीक है, फिर बताओ, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नीतीश कुमार बिहार के फिर से सीएम बन गए हैं और इन्होंने बिहार के सीएम के रूप में 10वीं बार शपथ ली है। ठीक, 24 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और देखो, इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ग्रहण की है। तो दो डिप्टी सीएम मिले हैं बिहार को। ठीक है, जो शपथ ग्रहण समारोह है ये पटना के गांधी मैदान में हुआ है। इस समारोह में एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया। बिहार में जो है कितने विधानसभा सदस्य हैं? 243। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने कुल 202 सीटें जीती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से, जैसे हम नवंबर मंथ को कंप्लीट कर रहे हैं ना बिल्कुल डिटेल में, यदि आप इसी प्रकार से पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है,
जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा आपको जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जैसे अपॉइंटमेंट है, ब्रांड एम्बेसडर है, समिट है, अवार्ड हैं, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक जो है 45 से ज़्यादा इसी ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, हमारी दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। इसमें स्टैटिक के अलावा सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 5000 से ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है साइंस की ई बुक, तो इसमें भी दोस्तों सभी सेक्शन के 5000 से ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैंने एक ऑफर निकाला है, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो इनका कॉम्बो मात्र आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, आप हमें इसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। फिर बताओ दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की सबसे युवा विधायक कौन चुनी गई? बिहार की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर चुनी गई हैं, जो कि एक प्रसिद्ध लोक गायिका भी हैं और इनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। अब ये सबसे युवा विधायक बनी हैं, कितनी साल की हैं? मात्र 25 साल की। ठीक है, और दोस्तों ये किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी? तो अलीनगर विधानसभा सीट, जो कि बिहार के दरभंगा जिले की एक सीट है। एक एक फैक्ट जो मैं आपको बताता हूँ ना, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं और यही फैक्ट एज अ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर बताओ, टेनिस का वर्ल्ड कप कहे जाने वाले डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप का खिताब इटली ने जीत लिया है। ठीक है, डेविस कप क्या है? ये पुरुष टीम की टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। देखो, आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? इटली में, और जीता भी है इटली ने। और हम कहें कि रनर अप यानी कि उपविजेता कौन रहा है? तो स्पेन रहा है। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दूसरी बार भारत ने जीता है। मतलब ये दूसरा संस्करण है। जीता किसने है? भारत ने। भारत की तरफ से कप्तानी करी है ऋतु नेगी ने, और उपविजेता रहा है चीनी ताइपे। आयोजन हुआ बांग्लादेश के ढाका में। ठीक, फिर बताओ, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब है ये दबंग दिल्ली ने जीता है। ठीक है, और किसको हराकर? पुनेरी पल्टन को हराकर। और दबंग दिल्ली की कप्तानी किसने करी? तो मनप्रीत सिंह ने कप्तानी करी है। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब दोस्तों ये जीत लिया है अपने देश भारत ने। पूरे 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया, और भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। देखो, आयोजन हुआ है भारत और श्रीलंका में। 13वां संस्करण है। इसका ऑफिशियल सॉन्ग है ब्रिंग इट होम। इसकी गायिका है श्रेया घोषाल, और टोटल 8 टीमें शामिल हुई। जीता भारत ने है, तो भारत की कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर ने, और साउथ अफ्रीका विजेता रहा। इसकी कप्तानी लाउरा बोलबार्ट ने करी। उद्घाटन मैच असम क्रिकेट एसोसिएशन में हुआ। फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम में हुआ, मुंबई में ही। विजेता टीम को 39 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा रन लाउरा बोलबार्ट ने बनाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं दीप्ति शर्मा ने। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का शेफाली वर्मा को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को दिया गया। और इससे पहले दोस्तों जो 12वां महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, फिर बताओ दोस्तों, इसी क्रम में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आधिकारिक गीत यानी जो है ब्रिंग इट होम है। ठीक है, तो ये आधिकारिक गीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब भी मैंने आपको बताया, श्रेया घोषाल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर देखो ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम है भारत। भारत की तरफ से कप्तानी किसने करी है? तो हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी करी है। एज अ फैक्ट भी मैंने आपको ये बता दिया था। फिर बताओ, भारतीय महिला विश्व कप 2025 की विजेता टीम है भारत। तो भारत की किस खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP पद पर नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋचा घोष के लिए। तो पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी, और इनने भारतीय महिला विश्व कप 2025 की विजेता टीम की जो क्रिकेटर ऋचा घोष, इनको पश्चिम बंगाल में DSP पद पर नियुक्त किया है। इनको 34 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी मिला है, और गंगा भूषण पुरस्कार भी जीता है। सोने की चेन और अन्य उपहार भी इनको दिए गए। इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने इनके नाम पर सिलीगुड़ी के चांदनी बागान क्षेत्र में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी घोषणा करी है।
ठीक, बताइए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिशेल बाचेलेट के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, नवंबर 2025 को मिशेल बाचेलेट, जो कि चिली की पहली और पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें शांति, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, लोकतंत्र और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस चैंपियनशिप में भारत ने 10 पदक जीते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ बांग्लादेश के ढाका में, 24वां संस्करण है। भारत ने कुल 10 पदक जीते और भारत ने टॉप पोजीशन हासिल करी है। बताओ दोस्तों, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? तो 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दोस्तों ये पैरासोशल के लिए चुना है। ठीक है, जो पैरासोशल दोस्तों शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति टीवी का हो या फिर किसी फिल्म का कैरेक्टर हो या फिर कोई एआई रोबोट ही क्यों ना हो, तो किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ एक तरफा संबंध, मतलब हम कहते हैं ना कि इस सीरियल का ये जो हमारा एक्टर है बहुत फेवरेट है भैया, इसके बारे में हम ना तो एक शब्द बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो एक तरफा संबंध है केवल आपकी तरफ से। ठीक है, और जिसे कोई ये संबंध महसूस करता है, भले ही वो उस व्यक्ति से कभी मुलाकात की हो या फिर ना की हो, तो इसको कहा जाता है पैरासोशल। और इसी शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा डिक्शनरी.com ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस शब्द को चुना है? तो डिक्शनरी.com ने 67 शब्द के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। फिर पूछा जाएगा वाइब कोडिंग शब्द को 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किस डिक्शनरी द्वारा घोषित किया गया? तो वाइब कोडिंग शब्द को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक, निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? तो ये कार्यक्रम पंजाब राज्य की पुलिस ने किया है। निम्न में से कौन सा पोर्ट भारत में शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा स्थापित करने वाला पहला पोर्ट बना है? तो ये बन गया है बिंजीजम पोर्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत में अपना पहला आधिकारिक राजनयिक यानी कि दूत नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तालिबान देश ने भारत में अपना पहला आधिकारिक राजनयिक यानी कि दूत नियुक्त किया है। बताओ हाल ही में बहरीन के मनामा में आयोजित एशिया युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशिया युवा खेल में भारत ने 48 पदक जीते हैं। इसका आयोजन बहरीन के मनामा में हुआ है। तीसरा संस्करण शुभंकर सेहाब को बनाया गया। यह एक युवा, गतिशील और अरबियन ओरेक्स है। पदक तालिका में भारत जो है 6वें स्थान पर है। टोटल 48 पदक भारत ने जीते हैं। बताओ महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन सावेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो एक साल में 12 दिन का सावेतन अवकाश, जब पीरियड्स आते हैं महिलाओं के, ठीक है, तो ये अवकाश देने वाला जो पहला राज्य है भारत का, ये कर्नाटका बन गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2025 में विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, योग ध्यान शिक्षक हैं और मानवतावादी नेता हैं। ठीक, हाल ही में किसने वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और भारतीय मूल की महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रचा है? तो ये इतिहास गजला हाशमी ने रचा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार किस भारतीय शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया? मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। ठीक है, टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 सर्वेक्षण में मुंबई को एशिया में नंबर 1 और दुनिया में 5वां सबसे खुशहाल शहर घोषित किया है। वैश्विक स्तर पर हम बात करें सबसे खुशहाल शहर, ये आबू धाबी के लिए घोषित किया गया। हाल ही में किस भारतीय पार्श्व गायिका ने 3800 से अधिक गरीब और वंचित बच्चों की मुफ्त हृदय सर्जरी के लिए पैसे जुटाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया?
3,800 से अधिक गरीबों का इनने मुफ्त में हृदय सर्जरी कराने के लिए पैसे जुटाए हैं और ऐसा करके इनने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इनका नाम है पलक मुच्छल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुण 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो गरुण अभ्यास का आयोजन ये भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में ये अभ्यास होता है। आयोजन किया गया फ्रांस के मोट डे मार्सन एयरबेस पर। 8वां संस्करण है और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की Su-30 MKI लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर शामिल हुए। देखो भारत और फ्रांस के बीच में जो अन्य अभ्यास हैं, एक तो क्या है गरुण है, दूसरा गरुण जो है ये एक वायुसैनिक अभ्यास है, वरुण जो है नौसैनिक अभ्यास है, शक्ति थल सैनिक अभ्यास है और ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। बताओ हाल ही में हनोई में आयोजित विनवेक्स सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? विनवेक्स जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन अपने देश भारत और वियतनाम के बीच में किया जाता है। ठीक है, आयोजन हुआ है हनोई में और यदि हम बात करें दोस्तों संस्करण की तो 6वां संस्करण है। हाल ही में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो दोस्तों जो अजय वॉरियर है जो कि एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, इसका 8वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच होता है ये अभ्यास। आयोजन किया गया है राजस्थान के बीकानेर में। 8वां संस्करण है और इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, रणनीति, कौशल और सामरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। भारत के रक्षा थिएटर नेटवर्क पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो भारत के रक्षा थिएटर पर रिलीज होने वाली जो पहली फिल्म है दोस्तों ये बन गई है 120 बहादुर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो सर्जियो गोर जो है ये अमेरिका की तरफ से भारत में राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो सबसे पहले दोस्तों भारत नेट योजना समझो, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि हर गांव में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना और इस योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बना? तो ये बन गए हैं आसिम मुनीर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कहाँ पर दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में आयोजन हुआ है। ठीक है, और जो दिव्य कला मेला है इसका उद्देश्य है जो दिव्यांग कलाकार और कारीगर हैं उनको अपनी कला और उत्पाद प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करना। हाल ही में किस देश ने 2047 तक विश्व की सबसे गहरी जलगत अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा करी है? तो विश्व की सबसे गहरी जलगत अनुसंधान प्रयोगशाला ये भारत बनाएगा 2047 तक। ठीक है, और ये जो प्रयोगशाला है ये हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर स्थापित की जाएगी और इस प्रयोगशाला का उद्देश्य है समुद्री अनुसंधान, समुद्री जीव विज्ञान, गहरे समुद्री संसाधनों और विज्ञान की खोज को बढ़ावा देना। निम्न में से कौन सा देश FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेगा? तो देखो जो ये वर्ल्ड कप होना है इसकी मेज़बानी बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों देश करेंगे संयुक्त रूप से। भारत और किन देशों के बीच बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में हुआ है? तो मालाबार अभ्यास का आयोजन दोस्तों ये अपने देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और जर्मनी के बीच में किया जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। बताइए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बनाने की घोषणा की जहां चीतों को नामीबिया से लाकर छोड़ा गया? तो MP में चीतों का जो तीसरा घर है दोस्तों ये नौरादेही अभयारण्य में बनाया गया है। ठीक है, याद रखना 30 अक्टूबर को MP के CM मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नौरादेही अभयारण्य में चीतों का तीसरा घर बनाने की घोषणा की। देखो चीतों का पहला घर जो है ये MP के शिवपुरी जिला में बना कूनो राष्ट्रीय उद्यान में।
चीतों का दूसरा घर नीमच जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में बना। ठीक है, और इन चीतों को नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 27 चीते हैं। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में 24, गांधी सागर में 3 है। और ये जो परियोजना है ये चीतों के पुनर्वास और सफल प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बताओ, केंद्र सरकार ने 8वें वेतनमान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतनमान की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। ठीक है, याद रखना। और ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। 8वें वेतनमान के जो अन्य सदस्य हैं, एक हैं प्रोफेसर पुलक घोष, दूसरे हैं पंकज जैन। और जो केंद्रीय वेतनमान आयोग है दोस्तों, ये क्या होता है? कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और कुछ स्वायत्त निकायों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करके उनकी सिफारिश करने का काम करता है केंद्रीय वेतन आयोग। बताओ, रॉब जेटन किस देश के पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री बने हैं? ओपनली गे मतलब खुले तौर पर खुद को समलैंगिक गे बताने वाले रॉब जेटन जो हैं ये प्रधानमंत्री बन गए हैं नीदरलैंड के। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है? तो ये कहाँ के क्रिकेटर थे? न्यूजीलैंड के। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा बना है? तो दूसरा बन गया है दोस्तों लखनऊ। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा है, तो आप कहेंगे हैदराबाद है। ठीक है, और इसको 2019 में शामिल किया गया था। किस देश में बनी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसमें तूतनखामेन की 3000 वर्ष पुरानी कब्र और 7000 वर्ष की 50,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ मिली हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किस देश में बना है? मिस्र देश में ये बना हुआ है। ठीक है, और इस म्यूजियम का नाम आपसे पूछा जाए तो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम इसको नाम दिया गया है। शॉर्ट में GEM इसको कहा जाता है। ठीक है, बताइए, रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं अभी तक? तो रोहन बोपन्ना जिनने संन्यास ले लिया, इनने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, एक जीता था 2017 में और दूसरा जीता इनने 2014 में। बताओ दोस्तों, 2024 में, है ना। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा राहुल VS, और ये चेन्नई से हैं। और 90वें ग्रैंड मास्टर की हम बात करें तो ये इलमपर्थी बने हैं। ठीक है, 16 साल के हैं इलमपर्थी, ये भी चेन्नई के हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर क्या है दोस्तों? तो विश्व शतरंज संगठन है FIDE, और FIDE के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने थे 1988 में, और 89वीं कौन बने थे? S रोहित कृष्णा 88वीं दिव्या देशमुख। ठीक है, बताओ, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों जो हांगकांग यूनिवर्सिटी है ये पहले स्थान पर है। और इसी क्रम में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? तो भारत का जो IIT दिल्ली है इसको सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है। ठीक है, याद रखना। और ओवरऑल बात करें ग्लोबल लेवल पे तो ये 59वें स्थान पर है। बताइए, चक्रवाती तूफान मोन्था किस समुद्र में बना? तो मोन्था तूफान दोस्तों ये कहाँ पर बना हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा जो चक्रवाती तूफान है मोन्था, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने तूफान मेलिस से प्रभावित किन देशों को मानवीयता सहायता भेजी है? तो देखो, जो मेलिस तूफान है दोस्तों, इससे कौन कौन से देश प्रभावित थे? जमैका और क्यूबा। तो भारत ने इन देशों को मानवीय सहायता भेजी है। ठीक है, बताओ, तंबाकू, वेपिंग और ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों मालदीव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? दुबई में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन
राज्य स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर पर किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया 1 नवंबर 2025 को उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बताइए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है दोस्तों संजय गर्ग। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये क्या है? एक मानक निकाय है भारत का जो कि मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारतीय मानक विकसित करता है, हॉलमार्किंग लागू करता है। इसकी स्थापना भारतीय मानक अधिनियम 1986 के तहत हुई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। बताओ टेस्ला के CEO का नाम क्या है जिन्हें इतिहास में सबसे बड़ा कॉरपोरेट वेतन पैकेज मिला है 1 ट्रिलियन का? ठीक है, दशक में 1 ट्रिलियन का। तो इनका नाम है दोस्तों एलन मस्क। ठीक है, और ये वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर बने हैं। किस राज्य ने नवंबर 2025 में अपनी पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देना है? तो मध्य प्रदेश ने अपनी पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करी है। ठीक है, नोबेल विजेता जेम्स डी वॉटसन का 7 नवंबर 2025 को निधन हो गया। उन्हें किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जेम्स डी वॉटसन, इनका निधन हुआ है। इनको DNA की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अमेरिकी जीव विज्ञानी थे। नाम है जेम्स डी वॉटसन। निधन 7 नवंबर को हुआ है। इनने 1962 में फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्कन्स के साथ मिलकर DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज करी थी। इसके लिए इनको फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनकी पुस्तक है दी डबल हेलिक्स। ठीक है, ये विज्ञान की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। बताओ सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो इनका नाम है शीतल देवी और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। बताओ ये सुलक्षणा पंडित का भी हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं? तो दोस्तों ये गायन में प्रसिद्ध थीं और एक्टिंग में। ठीक है, गायन और एक्टिंग में। बताइए एडेलगेब हॉर्न इंडिया परोपकार सूची 2025 में सबसे अधिक दान करने वाले परोपकारी कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव नादर। ठीक है, SCL टेक के को फाउंडर हैं शिव नादर। ये सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति या फिर सबसे परोपकारी व्यक्ति बने हैं। पहले नंबर पर शिव नादर हैं, फिर मुकेश अंबानी, तीसरी पर बजाज परिवार, चौथे पर कुमार मंगलम बिरला, 5वीं पर है गौतम अडानी। बताइए एडेलगेब हॉर्न इंडिया परोपकार सूची 2025 में देश की कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है? तो दोस्तों रोहिणी नीलेकणी जो हैं ये टॉप पर हैं। ठीक है, परोपकारी सूची में। ठीक है, और ये जो कौन है ये रोहिणी नीलेकणी, तो आप लोगों ने इन्फोसिस का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। इनका नाम है नंदन नीलेकणी। ठीक है, तो नंदन नीलेकणी की पत्नी है रोहिणी नीलेकणी। PM मोदी ने नवंबर 2025 में किस देश के चौथे राजा जिंगमे सगे वांगचुक के 17वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए? तो ये किस देश के राजा हैं? भूटान के। ठीक है, और इनका 17वां जन्मदिन था, तो PM मोदी जी इसमें शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मिलकर किस संयुक्त रूप से विकसित परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों एक परियोजना है पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने और जो भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर, ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से किया। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जिन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई गई, वर्तमान में ये भारत में निर्वासित हैं? तो देखो दोस्तों शेख हसीना जो हैं ये बांग्लादेश की पूर्व PM थी। ठीक है, और इनको अभी मौत की सजा सुनाई गई है। 17 नवंबर को बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया और उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई। ठीक, जुलाई 2025 में भ्रष्टाचार और सरकारी नौकरियों की कोटा प्रणाली के खिलाफ
बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे, ठीक है। और 15 वर्षों का जो शेख हसीना का शासन था इसी दौरान समाप्त हो गया। इसके बाद वो भारत में निर्वासन में रह रही हैं, ठीक है। किस मामले में सजा हुई है? तो 5 अगस्त 2024 को चंखरपुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या के मामले में इनको मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक। बताओ भारत के किन समुद्री तटों को नवंबर 2025 में ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला, जिससे ब्लू फ्लैग की संख्या 13 हो गई है? तो देखो 3 समुद्री तटों को मिला है। एक है कोवलम बीच, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है सोनापुर बीच उड़ीसा का। तीसरा है गोल्डन बीच, ये उड़ीसा का है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नवंबर 2025 में 3 भारतीय समुद्री तटों को नया ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला और इन तटों के शामिल होने से भारत में ब्लू फ्लैग समुद्री तटों की संख्या 13 हो गई, ठीक। कौन कौन से मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है जिसे 13 मानकों के आधार पर समुद्री तटों को विकसित करने के उद्देश्य से फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। भारत के जो 13 ब्लू फ्लैग समुद्री तट हैं, मैंने उनकी पूरी सूची यहाँ पर लगा दी है। बताओ 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य के लिए मिला है, ठीक। तो नवंबर 2025 को जो CR पाटिल हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, इनने श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा करी, ठीक है। और ये पुरस्कार जो हैं ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किए गए और ये पुरस्कार देश में जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो प्रथम श्रेणी में जो प्रथम पुरस्कार है ये महाराष्ट्र को दिया गया है, ठीक है। गुजरात दूसरे नंबर पे है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का जो प्रथम पुरस्कार है ये महाराष्ट्र की नवी मुंबई के लिए मिला है। बताओ सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को निर्देश दिया है कि वह सारंडा वन क्षेत्र के 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करे? काफ़ी ये न्यूज़ चर्चाओं में रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को ये निर्देश दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य के लिए। किस देश में स्थित ज्वालामुखी सकुराजिमा विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख और धुआं 4400 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? तो ये जो दोस्तों ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है? जापान में, और अभी इसमें विस्फोट हुआ है। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो भारत में टीबी के मामले में दोस्तों 21% की गिरावट आई है, ठीक है। फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनेगा, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी बीमारी के मामले भारत में हैं? तो दुनिया के दोस्तों 25% टीबी बीमारी के मामले भारत में हैं। भारत और किस देश के बीच में बेलगावी में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 आयोजित किया गया? तो मित्र शक्ति दोस्तों इसका आयोजन अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। कर्नाटक के बेलगावी में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। इसमें भारतीय सेना से राजपूत रेजिमेंट के 170 सैनिक शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य है भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य तालमेल को बढ़ाना, आतंकवाद रोधी अभियानों में समन्वय स्थापित करना और संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता को मजबूत करना। बताओ भारत और किस देश के बीच गरुण वायु सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो गरुण वायु सैन्य अभ्यास ये अपने देश भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है, ठीक। याद रखो गरुण एक वायु सैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है और आयोजन किया गया है फ्रांस में। और उद्देश्य क्या है? दोनों वायुसेनाओं के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से Su-30 MKI फाइटर जेट्स ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन देशों की यात्रा की जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा है? तो अभी तक अंगोला और बोत्सवाना देश में कोई भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष नहीं गया था, ठीक है। मुर्मू जी ऐसा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी हैं।
बताओ, राष्ट्रपति मुर्मू नवंबर 2025 में किस देश में आयोजित आज़ादी की 85वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगोला देश में। बताओ, कोलंबिया सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन अपने देश भारत में किया गया है। भारतीय महिला विश्व कप 2025 की विजेता टीम की किस खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऋचा घोष इज द करेक्ट आंसर। बिहार विधानसभा 2025 में किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया? यह भी सभी को पता होगा, एनडीए ने बहुमत हासिल किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम के रूप में शपथ लिए हैं। यूपी के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है? जरी पोशाक यूपी की है और यूपी के मथुरा की है। ठीक है, और ये पोशाक भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी मानी जाती है और सदियों से कृष्ण भक्ति और श्रृंगार और पारंपरिक कारीगरी का ये प्रतीक है जरी पोशाक। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। यूपी के किस जिले के वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला? ठीक है, तो ये कहाँ का है? मेरठ का है। ठीक है, बिगुल एक पारंपरिक संगीत है, सभी को पता होगा। ठीक है, और क्रांति के रूप में जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो बिगुल की गूंज का उपयोग सैनिक संकेत के रूप में किया करते थे। आज भी इसका कई तरीके से यूज होता है। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पोमटोंग पुलित को अभी जीआई टैग मिला है? तो ये किस राज्य के हैं दोस्तों? ये दोनों सिक्किम के हैं। ठीक है, तुंगबुक की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये लेप्चा समुदाय का पारंपरिक 3 तार वाला वाद्य यंत्र है और पुमटोंग पुलित ये बांस से बनी बांसुरी है जिसका उपयोग लेप्चा लोक संगीत में किया जाता है। दोनों वाद्य यंत्र लेप्चा जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उपयोग लोकगीत, अनुष्ठानों और पारंपरिक उत्सवों में किया जाता है। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो ये संगमरमर कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, और ये संगमरमर अपनी चमक, मजबूती और शुद्ध सफ़ेद रंग के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग मिला है? तो पन्ना का हीरा ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। पन्ना एक मध्य प्रदेश का जिला है और भारत के सबसे प्रसिद्ध हीरा उत्पादकों का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर पाई जाने वाली पन्ने की हीरे की खदानें काफ़ी प्राचीन समय से ही अपने उच्च गुणवत्ता वाले हीरे के लिए जानी जाती हैं। अब पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिल चुका है, इसे एक विशिष्ट और कानूनी पहचान प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 43 दिनों का रिकॉर्ड गवर्नमेंट शटडाउन 12 नवंबर को समाप्त हुआ? तो गवर्नमेंट शटडाउन 43 दिन का यूएसए में लगा था, समाप्त हो गया। यूएसए में 1 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट समिट शुरू हुआ था। ठीक है, 12 नवंबर को समाप्त हुआ। क्यों शुरू हुआ था? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से बजट के फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए थे। ठीक है, 43 दिन तक चली खींचातानी के बाद विपक्ष के साथ सहमति बनी। अंततः 12 नवंबर 2025 की रात राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकारी वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिससे ये रिकॉर्ड 43 दिन का शटडाउन खत्म हो गया है। बताओ, भारत सरकार ने किस नाम से एक मुफ्त राष्ट्रीय ऑनलाइन एआई कोर्स लॉन्च किया जिसका लक्ष्य है 1 करोड़ भारतीयों को बुनियादी एआई कौशल सिखाना? तो किस नाम से ये कोर्स है? युवा एआई फॉर ऑल नाम से। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया गया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल में कंट्री पार्टनर दोस्तों ये घोषित किया गया है यूके के लिए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के लिए। देखो, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पर होना है? नागालैंड के कोहिमा में। ठीक है, और इस फेस्टिवल के लिए जो कंट्री पार्टनर है यूनाइटेड किंगडम के लिए घोषित किया गया। ठीक है, साझेदारी का उद्देश्य है भारत यूके सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। हाल ही में फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वनाथन आनंद कप। ठीक है, नवंबर 2025 को जो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी, इसका नाम बदलकर भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। अब इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को
क्या कहा जाएगा? विश्वनाथन आनंद कप कहा जाएगा। ठीक है। हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक के लिए। सोनम वांगचुक कौन है? प्रसिद्ध जलवायु इनोवेटर और शिक्षाविद हैं। उन्होंने लद्दाख में स्थायी और पर्यावरण अनुकूल विकास परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों के कारण उन्हें टाइम मैगजीन 2025 की टाइम 100 क्लाइमेट सूची में शामिल किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? मदुरई के लिए। ठीक है। ये रिपोर्ट आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी करी गई है। ठीक है। सबसे बात करें गंदा शहर तो मदुरई है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। प्रो कबड्डी लीग की 12वीं संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो मैं बता चुका हूँ, ये खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला पूर्ण रूप से टेस्ला सेंटर खोला गया है? तो भारत का पूर्ण रूप से टेस्ला सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया। हाल ही में किस भारतीय कला निर्देशक को फ्रांस के ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के सेविलियर रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये उपाधि थेट्टा थरानी के लिए प्रदान करी गई। बताओ। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार वेणु श्रीनिवासन के लिए प्रदान किया गया, जो कि TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन हैं। नवंबर 2025 में आयोजित UN COP30 क्लाइमेट समिट के दौरान आग किस शहर में लग गई? तो दोस्तों ये समिट कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील के बेलेम में। ठीक है। और इसी दौरान क्या हुआ था? तो आग लग गई थी। ठीक है। तो काफ़ी चर्चाओं में ये खबर रही। घटना में 13 लोग घायल भी हुए थे, जिसमें अधिकतर लोग धुएं से प्रभावित थे। आग लगने के समय भारत के पर्यावरण मंत्री भी वहाँ पर थे, भूपेंद्र यादव। ठीक है। और ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वहीं पर मौजूद थे, लेकिन सभी लोग सुरक्षित निकल आए। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। UN COP30 क्लाइमेट समिट 2025 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मैंने अभी आपको बताया कि नेतृत्व किसने किया है दोस्तों? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है। जो कि भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। तो यहाँ पर नवंबर मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी? यदि आप इसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी ईबुक को परचेस कर लेना। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मंथली करंट अफेयर्स तो रखा ही गया है, साथ में करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक भी रखे गए हैं। ठीक है। तो ये हमारी पहली ई बुक है। दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, और तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। और दोस्तों यदि आप इन तीनों बेस्ट ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अपन ने ना ऑफर निकाल दिया है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। हम 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर देंगे। ठीक है। बाकी मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और क्या करना है? साथ में इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके छोटे भाई बहन दोस्त भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।